आज की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को इन चुनावों के नतीजे आ जाएंगे और 14 फरवरी को जब वैलेंटाइंस डे आएगा तो दुनिया देखेगी कि इस बार का वैलेंटाइंस डे किसके लिए शुभ रहता है। दिल्ली की जनता किसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। आज जब हम इन चुनावों का विश्लेषण करने के लिए सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं की तस्वीरें ढूंढ रहे थे, तस्वीरें लगाने के लिए, तब हमारे पास आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तस्वीर तो थी, लेकिन उनके साथ किसकी तस्वीर लगाएं इस पूरे मुकाबले में, वो 2 तस्वीरें नहीं मिली। बीजेपी और कांग्रेस से हमें किन नेताओं की तस्वीरें केजरीवाल के साथ लगानी चाहिए, वो तस्वीरें हमें नहीं मिली। इसलिए अगर आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक उम्मीदवार, एक प्रतियोगी तो आपको दिखाई दे रहा है जिसकी पार्टी भी साफ साफ दिख रही है, चेहरा भी साफ है, नाम भी साफ है, और वो है अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कौन नेता करेगा बीजेपी की तरफ से, उसका चेहरा अभी नहीं आ रहा है, और कांग्रेस की तरफ से कौन होगा उसका चेहरा भी नहीं आ रहा है। इसलिए चेहरा तो एक ही है, वो है अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनके साथ पार्टियां लड़ रही हैं, चेहरा गायब है। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में हैं देवेंद्र यादव। लेकिन अगर मैं उनकी फोटो यहां दोनों की लगाऊंगा तो आप में से बहुत सारे दर्शक शायद उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। इसलिए केजरीवाल के साथ किन 2 नेताओं की तस्वीरें लगाई जाएं, अभी यह समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों नेताओं का नाम शायद दिल्ली के भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। इससे यह पता चलता है कि दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ ना तो बीजेपी के पास कोई चेहरा है और ना ही कांग्रेस के पास कोई चेहरा है। पार्टी तो खड़ी है केजरीवाल के सामने, लेकिन चेहरा नहीं है। और यह वो मुद्दा है जिसका फायदा अरविंद केजरीवाल पिछले 2 विधानसभा चुनावों से लगातार उठा रहे हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई चेहरा चुनाव में नहीं था, जिसके कारण वर्ष 2020 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीत ली थी। सोचिए, 70 में से 62 सीटें इस पार्टी ने जीत ली। और पिछले चुनावों से बीजेपी और कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि कोई सबक अभी तक नहीं सीखा। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार के चुनाव में केजरीवाल हार सकते हैं? क्या केजरीवाल की सीटें कम हो सकती हैं? क्या बीजेपी केजरीवाल को हरा सकती है या फिर कड़ी टक्कर दे सकती है, या फिर स्थिति वैसी ही रहेगी कि 70 में से 62 सीटें केजरीवाल जीत ले? मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर पहले कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, और इन आंकड़ों में ही असल में इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि केजरीवाल ये चुनाव हारेंगे, शानदार तरीके से जीतेंगे, या फिर इस बार उन्हें जीतना बहुत मुश्किल होगा। अब जरा देखिए, मैं जाता हूं पीछे बड़ी स्क्रीन पर और देखिए दिल्ली के जो चुनावी आंकड़े हैं। अगर आप देखें 2008 से मैं शुरू करता हूं। 2008 में सिर्फ 2 पार्टियां थीं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के आने से पहले दिल्ली में सिर्फ 2 ही पार्टियों के बीच बड़ा मुकाबला रहता था, बीजेपी और कांग्रेस। और यहां अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का वोट शेयर है 40.3% और बीजेपी का है 36.3% 2008 में। लगभग कांटे का मुकाबला है, सिर्फ 4% का फर्क है दोनों पार्टियों के बीच में। अब अगर आप बड़ी तस्वीर देखेंगे तब से लेकर अब तक, पहले आप बीजेपी को देखिए, क्योंकि इसमें 3 खिलाड़ी हैं। यह 3 पार्टियों की कहानी है दिल्ली की। यहां 2013 में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और आम आदमी पार्टी ने अपना पहला चुनाव लड़ा 2013 में, और पहले चुनाव में ही आम आदमी पार्टी लगभग 30% वोट लेकर आई, 29.4%। लेकिन अगर आप देखिए कांग्रेस 40% से सीधे 24% पर आ गई, और ये जो 40 से 24% पर आने का जो नुकसान हुआ कांग्रेस को, ये सारा वोट आम आदमी पार्टी ने ले लिया। अब देखिए, इसके बाद से आम आदमी पार्टी का उदय होना शुरू होता है और आम आदमी पार्टी सीधे सीधे देखिए जंप करके 2015 में
54% पर पहुंच गई, 54.3% पर पहुंच गई। और फिर 2020 में 53.5% पर पहुंच गई आम आदमी पार्टी। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने सीधे जंप लगाया 30% से 54% और लगभग 54 के आसपास वो स्थिर है। अब अगर आप बीजेपी को देखेंगे इस नारंगी वाली लाइन के साथ, बीजेपी भी लगभग स्थिर है, 36%, 33%, 32% और 2020 में 38.5%, यानी या तो स्थिर और यहां उसका वोट शेयर और ज्यादा बढ़ा है। सबसे बुरी जो हालत हुई है हाल के 10-15 वर्षों में, वो देखिए, वो है कांग्रेस की। 40% 2008, 24%, 9.5%, 4.2%, यहां आकर बिछ गई कांग्रेस बिल्कुल नीचे जमीन पर। तो इस वक्त कांग्रेस की स्थिति यह है कि एकदम जमीन पर लेटी हुई है। तो यह स्थिति है। और अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के पतन का और आम आदमी पार्टी के उदय के बीच में एक गहरा रिश्ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो सारा वोट लिया है वो यहीं से लिया है। इसीलिए कांग्रेस की हालत आज इतनी खराब हो गई है। इसलिए आज मुकाबला इन तीन लोगों के बीच में है, 4%, 38.5%, 53%। अब अगर ये बीजेपी 38% पर है, अगर ये 10% ऊपर जाती है, अगर 48% पर आ जाती है या 45% पर भी आ जाती है और आम आदमी पार्टी 53 से 43% पर आ जाती है, तो बीजेपी ये चुनाव जीत सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी 53 से 43% पर, 10% पर नीचे कैसे आएगी? तब आएगी जब यह पार्टी यानी कांग्रेस अगर वापस उठकर 4% से अगर ये 15% पर आ जाती है, तो यह आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम कर देगी, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो वोट है वो कॉमन है। और जब आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस पार्टी खाएगी, तब बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा और हो सकता है कि बीजेपी तब सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। लेकिन अभी कह नहीं सकते, अभी इस जो स्थिति है इस समय कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए यह बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, 4.5 से वो 14.5% तक कम से कम आए, और आम आदमी पार्टी जो है वो 53-54% से घटकर 44 पर आए, तब जाकर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। वरना अरविंद केजरीवाल ही वापस भी आ सकते हैं। और बहुत ज्यादा अगर हुआ तो ये कि पिछली बार अगर उनकी 62 सीटें थीं, तो हो सकता है इस बार घटकर 50 सीटें रह जाएं। लेकिन सरकार तो तब भी बना ही लेंगे। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि अगर कांग्रेस इस बार अच्छा प्रदर्शन कर लेती है, तो केजरीवाल के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। यह भी संभव है कि इसी बात को ध्यान में रखकर बीजेपी ने अब तक महिलाओं के लिए दिल्ली में किसी बड़ी योजना का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी जानती है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट काट सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इससे केजरीवाल चुनाव में हार भी सकते हैं। इसलिए ये एक ऐसा अनोखा चुनाव है जहां असल में बीजेपी अंदर ही अंदर ये चाहेगी कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे। मोदी जी ये चाहेंगे कि राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन करें। केजरीवाल की हार और जीत इस बार पर निर्भर करती है इस बात पर कि कांग्रेस इन चुनावों में कितनी सीटें और कितना वोट शेयर लेती है। अगर बीजेपी को दिल्ली में अपनी सरकार बनानी है तो उसे कम से कम 42% वोटों की आवश्यकता पड़ेगी। यह मैं आपको एक मोटा मोटा गणित बता रहा हूं। कम से कम 42% वोट शेयर उसका होना चाहिए। और कांग्रेस को भी अपना खोया हुआ 5 से 10% वोट आम आदमी पार्टी से वापस छीनना होगा। वर्ष 1993 से 1998 के बीच जब दिल्ली में आखिरी बार बीजेपी की सरकार थी, और इन 5 वर्षों में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज जैसे मुख्यमंत्री थे, तब बीजेपी को दिल्ली के चुनाव में 42.8% वोट मिले थे, कांग्रेस को 34.4% मिले थे। और उस समय जनता दल हुआ करती थी, जनता दल को दिल्ली में 12.5% वोट मिले थे। उस समय का जो कैलकुलेशन है वो ये है। अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी को अगर इस बार भी उतने ही 42 या 43% वोट मिल जाएं जितने 1993 में मिले थे, तब बीजेपी की सरकार बन सकती है।
कांग्रेस उस समय 34% पर थी, इस बार 34% पर तो नहीं आ पाएगी, लेकिन कांग्रेस की जगह अगर आम आदमी पार्टी को आप यहां रख लें और कांग्रेस जो है इस बार जनता दल की भूमिका निभाए, यानी कांग्रेस इस बार अगर जनता दल की तरह 12.5 से 15% वोट भी ले लेती है तो बीजेपी को 42-43% वोट शेयर मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास इस समय भी लगभग 37-38% वोट शेयर है, जिससे उसको बढ़ाकर सिर्फ 5% वोट शेयर अगर बीजेपी अपना बढ़ा ले तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। पिछले साल अगर लोकसभा चुनाव में हम देखें तो बीजेपी को 54.35% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को 24.1% और कांग्रेस को 18.9% वोट मिले और बीजेपी को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। यह लोकसभा का है, लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली की जो जनता है वो लोकसभा में अलग तरीके से वोट करती है और विधानसभा में अलग तरीके से। दिल्ली की जनता ने तय कर रखा है, प्रधानमंत्री उन्हें नरेंद्र मोदी चाहिए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, इसके बावजूद इन दोनों पार्टियों को बीजेपी से 11.5% वोट कम मिले थे। अब आप ये देखिए कि दिल्ली में केजरीवाल की नाकामियां क्या हैं, यानी इस बार केजरीवाल की कमजोरियां क्या हैं। यह चुनाव 2020 जैसा नहीं है, 2015 जैसा नहीं है। यह चुनाव थोड़ा सा मुश्किल होगा केजरीवाल के लिए। उनकी सबसे बड़ी नाकामी है वायु प्रदूषण दिल्ली का। दिल्ली की जनता प्रदूषण से परेशान हो चुकी है, जिसके कारण दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन औसतन 12 साल कम हो गया है। तो वायु प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल की जो सरकार रही है, अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, वो पूरी तरीके से नाकाम रही है, वो कुछ नहीं कर पाई। ये एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। दूसरी बड़ी नाकामी है इस सरकार की यमुना नदी का प्रदूषण। इसके बारे में भी केजरीवाल ने न जाने कितनी बार वादे किए कि हम यमुना नदी को बिल्कुल साफ सुथरा बना देंगे, हम यमुना नदी को इतना साफ कर देंगे कि पानी में आप सब लोग डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तीसरा, दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है। आप कहीं भी दिल्ली में चले जाइए, आपको आज ठीक ठाक सड़क नहीं मिलेगी। गड्ढे में सड़क है या सड़क पर गड्ढे हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। चौथा, दिल्ली में पहले से ज्यादा गंदगी हो चुकी है और ये स्थिति भी तब है जब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की ही सत्ता है। दिल्ली बहुत गंदी हो चुकी है हाल के कुछ वर्षों में, और सरकार दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को भी अभी तक खत्म नहीं कर पाई है। यह भी उनका वादा था कि दिल्ली का ये जो कूड़े का पहाड़ है इसे खत्म करेंगे, वो भी नहीं। पांचवी बात, दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर कोई बहुत बड़ा बूस्ट नहीं मिला है। आपको याद होगा एक जमाना था शीला दीक्षित का, जब लोग कहते हैं कि दिल्ली में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली को मिला, दिल्ली में इतने फ्लाईओवर्स बने, इतनी सड़कें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लेकिन हाल के दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का जो है वो चरमरा गया है। छठी बात, केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उनकी पूरी आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में उनके बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं वो शामिल हैं, और भी भ्रष्टाचार के कई आरोप उनके ऊपर लग चुके हैं। उन्होंने अपने लिए जो शानदार महल बनवाया, मकान बनवाया, मुख्यमंत्री आवास, उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार का एक आरोप भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। सातवीं बात, केजरीवाल की सादगी सवालों के घेरे में है और उन्होंने कोविड के दौरान अपने सरकारी बंगले पर जो 60 करोड़ रुपए खर्च किए, उसे लोग अब उस पर सवाल पूछ रहे हैं। केजरीवाल पहले कहा करते थे मैं आम आदमी हूं, मैं छोटे से मकान में रहूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, और आप मुख्यमंत्री को एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए, बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहना चाहिए। उनकी ये सारी बातें गलत निकली, इसलिए इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आठवीं बात, आम आदमी पार्टी एक वन मैन पार्टी बन चुकी है। नौवीं बात, दिल्ली में 12 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है और इतने वर्षों के बाद अक्सर लोगों में एक थकान भी आ जाती है। हो सकता है केजरीवाल को लेकर भी यह थकान पैदा हो रही हो। 10वीं बात, दिल्ली में आधे इंजन की सरकार है, जिसकी वजह से सरकार और उपराज्यपाल के बीच हर मुद्दे पर अक्सर टकराव होता रहता है। तो दिल्ली की जनता को यह भी देखना होगा कि क्या आने वाले 5 साल भी वो यही चाहेंगे कि दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है और उपराज्यपाल के बीच ऐसे ही टकराव होता रहे। अब आप ये देखिए कि केजरीवाल के पक्ष में कौन से मुद्दे हैं। पहला मुद्दा,
केजरीवाल दिल्ली में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है और उनके आमने सामने आसपास कोई भी विपक्षी पार्टियों का ऐसा चेहरा नहीं है जो केजरीवाल को मुकाबला दे सके, केजरीवाल को टक्कर दे सके। इसलिए केजरीवाल अगर आप देखें तो मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का इस समय सबसे बड़ा चेहरा है। ना बीजेपी के पास उनका मुकाबला करने के लिए कोई इतना बड़ा नेता और चेहरा है और ना ही कांग्रेस के पास इतना बड़ा कोई चेहरा है जो उनका मुकाबला कर सके। दूसरा, वो बीजेपी विरोधी वोटों को एक साथ लाकर एकजुट रखने की क्षमता रखते हैं। तीसरा, वो विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हैं और ये विक्टिम कार्ड आज मैं भी लेकर आया हूं, यही है उनका विक्टिम कार्ड। देखिए, इस कार्ड को खेलने की जो कला है, ये जो कार्ड है, ये कला सबसे ज्यादा हमारे देश में अरविंद केजरीवाल को आती है। वो आर्टिस्ट हैं, इस कला के कलाकार हैं। तो विक्टिम कार्ड देखिए, उन्हें बीजेपी की सरकार ने जेल भेजा, उनके ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इतने सारे केस उनके ऊपर लगा दिए गए। उनके जो बाकी के कैबिनेट में मंत्री थे वो भी कई लोग जेल में गए, उन पर भी तरह तरह के आरोप लगाए गए। और केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि ये सरकार बीजेपी की या मोदी सरकार मुझे तंग कर रही है, मुझे काम नहीं करने दे रही, और इसी को कहते हैं विक्टिम कार्ड। अब दिल्ली की जनता को यह तय करना है कि दिल्ली की जनता इस विक्टिम कार्ड को देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वो उसके दिल में सहानुभूति की लहर पैदा होती है, या फिर वो केजरीवाल पर विश्वास ही नहीं करती। ये 5 फरवरी को जो वोटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा। चौथी बात, विपक्ष में केजरीवाल के खिलाफ मुख्यमंत्री पद का कोई एक भी चेहरा नहीं और आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जितना कद किसी और नेता का है नहीं। इसलिए अगर आप देखें तो ये पूरा जो चुनाव है ये केजरीवाल के आसपास घूम रहा है। इसका मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो केजरीवाल ही है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? केजरीवाल दोबारा आएंगे या केजरीवाल जाएंगे। लेकिन मुद्दे के केंद्र में, चुनाव के केंद्र में एक ही व्यक्ति है, एक ही चेहरा है, और वो है अरविंद केजरीवाल। इसलिए आप कह सकते हैं कि पूरा की पूरा चुनाव असल में इस चेहरे के ऊपर लड़ा जा रहा है, इसके पक्ष में या इसके विरोध में। आपने शायद नोट किया होगा एक और बात कि पहले केजरीवाल के साथ हर जगह मनीष सिसोदिया नजर आया करते थे। हर फ्रेम में, हर फोटो में, हर वीडियो में, हर जगह कुर्सी पर उनके साथ मनीष सिसोदिया दिखते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मनीष सिसोदिया तस्वीर से बिल्कुल गायब हैं। वो केजरीवाल के साथ ज्यादातर मौकों पर आजकल दिखाई नहीं दे रहे और उनके बारे में खबरें भी बहुत कम आ रही हैं। और अब हर जगह केजरीवाल के साथ आतिशी दिखती हैं। उसका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि आतिशी इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें दिखना भी चाहिए। लेकिन मनीष सिसोदिया की जो गैर मौजूदगी है इस समय, हेडलाइन से, मीडिया से, तस्वीरों से, वीडियो से, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया से, वो कुछ सवाल खड़े करती है। अब आप ये देखिए कि ये तो केजरीवाल की कमजोरियां और केजरीवाल की मजबूती क्या है हमने आपको बता दिया। अब देखिए केजरीवाल का जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो है बीजेपी से। बीजेपी की ताकत क्या है? बीजेपी की पहली और सबसे बड़ी ताकत है ब्रांड मोदी, और बीजेपी ब्रांड मोदी का पूरा फायदा उठाएगी। और ब्रांड मोदी को लेकर जो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सुशासन। तो बीजेपी की जो दूसरी बड़ी ताकत होगी वो है सुशासन, जिसमें बीजेपी ये कह सकती है कि हमारी जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से शासन देगी, आपको साफ सुथरा और मजबूत शासन होगा। तीसरा बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है उनका पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत है, किसी भी पार्टी से ज्यादा मजबूत। चौथी बात, बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक है दिल्ली में और उसमें बीजेपी के पास उसके समर्पित वोटर्स हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा बीजेपी का वोट बैंक दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 32-33% से लेकर 38% के बीच रहता है। अगर एक ही पार्टी ऐसी है जो पीछे 20 साल से आपको बिल्कुल स्थिर दिखाई देगी एक जैसी, वो है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी का एक कमिटेड वर्कर है, बीजेपी के पास एक कमिटेड वोटर है, और बीजेपी ये जानती है कि दिल्ली में लगभग 35% का वोट शेयर उसके पास है और ये 35% वोट उसके पास हमेशा रहेंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल कितने भी लोकप्रिय हो जाए। और जब अरविंद केजरीवाल ने 70 में से 62 सीटें भी जीती हैं तो भी बीजेपी का जो वोट शेयर था तब 38% के आसपास था। तो ये वोट शेयर बीजेपी के पास अब भी रहने वाला है। अब बीजेपी को करना यह है कि 38% अगर वोट शेयर उसके पास है,
कैसे वो 38 में 5% और जोड़ सकती है और इसे 42 से 43% ले जा सकती है। बीजेपी का अगला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है करप्शन फ्री सरकार। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और वो इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे कि अगर हम आ गए तो हम अरविंद केजरीवाल की सारी कल्याणकारी योजनाओं को तो जारी रखेंगे ही, लेकिन उसमें से भ्रष्टाचार बंद कर देंगे। और आखिरी पॉइंट यह है कि बीजेपी अगर जीतती है तो वाकई में दिल्ली के लोगों को डबल इंजन की सरकार मिल सकती है, उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसे आप आधे इंजन की सरकार ही कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके पास आधी शक्तियां ही हैं और आधी शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं, और उपराज्यपाल और केजरीवाल की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके बीच अक्सर विवाद होता रहता है। अगर दिल्ली की जनता बीजेपी की सरकार ले आती है तो यह डबल इंजन की सरकार तब बन सकती है। बीजेपी की चुनौती यह है कि उसके पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है जो केजरीवाल को मुकाबला दे सके। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी शायद उतनी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी का जो उनकी जो छवि है उसके लिए यह चुनाव छोटा है। और बीजेपी से भी आज हम यही कहना चाहेंगे कि अब बीजेपी को दिल्ली के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के इस ब्रांड का इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बीजेपी को चाहिए कि वो अपनी लोकल यूनिट से कोई अच्छा नेता निकालती अब तक, और केजरीवाल को कड़ा मुकाबला देने के लिए अब तक उसके पास कोई नेता होना चाहिए था, जो उसके पास इस समय नहीं है। इसलिए हो सकता है आखिर में मजबूरी में पोस्टर पर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही लगाना पड़े। अब आप ये देखिए कि कांग्रेस की चुनौतियां क्या है। पहला, कांग्रेस का बहुत ही कमजोर संगठन है दिल्ली में। दूसरा, उस संगठन में भी आपसी मतभेद बहुत ज्यादा हैं और इसलिए कांग्रेस की जो दिल्ली यूनिट है वो कभी एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ पाती। तीसरी, वही समस्या जो बीजेपी की है, कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है दिल्ली में, बीजेपी की तरह ही। चौथा, जीतने की संभावना कांग्रेस की बहुत ही कम है, ना के बराबर, जिससे वोटर में यह भावना आती है कि अगर वो कांग्रेस को वोट देंगे तो उनका वोट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस को 2500 रुपए का वादा करने के बाद भी उतना फायदा ना हो। दिल्ली में देश का सबसे पढ़ा लिखा वोटर रहता है, यहां पर साक्षरता दर 88% से ज्यादा है। इसके अलावा देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय दिल्ली के लोगों की है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति सालाना आय है 4,61,000 रुपए, और दिल्ली इंटरनेट और स्मार्टफोन के इस्तेमाल में भी सबसे आगे है। दिल्ली में 1,80,00,000 स्मार्टफोन हैं और दिल्ली में 70% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इससे यह पता चलता है कि दिल्ली में देश का सबसे पढ़ा लिखा और जागरूक वोटर रहता है, जो इन सारी बातों को पूरे देश के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर समझता है। दिल्ली में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र केजरीवाल के सामने हैं। बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित दोनों ही केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी एक पूर्व मुख्यमंत्री के सामने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है। और आखिर में दिल्ली के चुनाव का विश्लेषण यही है कि अगर बीजेपी इन चुनावों को जीत जाती है तो इससे देश में मोदी की जो हवा है वो कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में और ब्रांड मोदी जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद अगर दिल्ली ये चुनाव जीत जाती है तो ये बीजेपी की हैट्रिक होगी और बीजेपी का दिल्ली में शासन करने का सपना पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 वर्षों से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने शानदार काम किया है, बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं और इस देश में लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में उनका नाम आता है, लेकिन वो भी, उनके रहते हुए भी बीजेपी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से, या आप कह लीजिए जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, तब से बीजेपी मोदी के रहते हुए भी दिल्ली के चुनाव कभी नहीं जीत पाई।
और ये बात बीजेपी को बड़ी अखरती होगी, ये बात प्रधानमंत्री मोदी को भी अखरती होगी कि सब जीत लिया लेकिन दिल्ली नहीं जीत पाए। और अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो केजरीवाल विपक्ष में ममता बनर्जी और राहुल गांधी के इस सबसे मजबूत नेताओं के क्लब में शामिल हो जाएंगे। उनकी गिनती अब इस क्लब में होने लगेगी अगर केजरीवाल चुनाव जीत गए तो। उनके बगल में ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं। अब वो देश के शीर्ष विपक्षी नेता बन जाएंगे अगर उन्होंने ये चुनाव जीत लिया तो। और वो पूरे विपक्ष को और देश को बता सकते हैं कि अगर मोदी को कोई हरा सकता है, अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो देखिए, ये कहने को तो चुनाव 70 विधानसभा सीटों का है, दिल्ली बहुत छोटी है, सिर्फ 7 लोकसभा सीट हैं, लेकिन इस चुनाव का जो नतीजा होगा उसका देश की राजनीति पर जबरदस्त असर पड़ने वाला है। और पोस्टर वॉर अभी से शुरू हो गया है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। अब आप जरा देख लीजिए पोस्टर में क्या लिखा है। फरवरी 5 फिर से आप और फिर लाएंगे केजरीवाल। और उधर से बीजेपी ने अपना पोस्टर जारी कर दिया है, 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा। तो ये अब बड़ी बात देखिए ये है कि आम आदमी पार्टी ने तो अपने पोस्टर में केजरीवाल की ही फोटो लगाई है और लगानी भी चाहिए, वही उनके सबसे बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने अपने पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई है, क्योंकि बीजेपी के पास दिल्ली में और कोई नेता है ही नहीं जिसे लोग पहचानते हों, जिसके नाम पर लोग वोट डालें। तो क्या अब हम ये मान लें इन 2 पोस्टर्स के आधार पर कि दिल्ली में जो मुकाबला होने वाला है वो प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल के चेहरे के बीच में मुकाबला होगा? क्योंकि इन 2 पोस्टर्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है। तो फिर दिल्ली की जनता के पास विकल्प यह है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के डबल इंजन वाले फॉर्मूले के लिए वोट दे, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट डाले, या फिर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वोट डालकर दोबारा से केजरीवाल को एक और मौका दें।